अगर इजराइल से प्रेम करना है तो बेंजामिन नेतन्याहू को तुरंत बाहर निकालना चाहिए। अमेरिका को पता पड़ चुकी है। इजराइल की असफलता में हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े लेसन। जो भी लोग इस हिंदुत्व का, उस ज़ायनिज्म के साथ किसी भी तरह का संबंध देखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, वो बाकायदा झूठे हैं, वो खतरनाक है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में इंटेलिजेंस से ज्यादा इमोशन को महत्व दिया जाता है, और इमोशन को महत्व देते देते इंसान भूल जाता है कि इसमें इंटेलिजेंस कंटेंट बहुत पीछे रह गया है, और हम सिर्फ अपने इमोशनल ओपिनियंस के बारे में बात करते हैं। और आजादी के बाद से तो कई दशकों से हिंदुस्तान इंटेलिजेंस अक्सर दुनिया भर के देशों के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट करने का ट्राई करती है कि कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज रहे, कॉन्फ्लिक्ट न एस्केलेट करे। और हम इजराइल को बताते रहेंगे बात कि आप इस तरह से इसको नहीं हैंडल कर पाएंगे, आप हमारे दोस्त हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं इसको इस तरह से करें। लेकिन उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है कि वो हमें ज्ञान देना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और आप सभी का स्वागत है। आप में से जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज हमारे साथ हैं राजीव कृष्ण शर्मा जी। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आर के शर्मा को जानते हैं ऑलरेडी। भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व ऑफिसर हैं। अफगानिस्तान, सीरिया, इजिप्ट जैसे देशों में अपनी सेवाएं भारत सरकार को दे चुके हैं। मैं कहूँगा कि भारत देश को दे चुके हैं। तो राजीव भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? जय माँ भैया, जय माँ, जय हिंद। आनंद है भैया। भैया, हमने जो अभी कुछ 6 महीने पहले जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इजराइल और हमास का, उस समय हमने एक वीडियो, 3-4 वीडियोस किए थे। उसमें से एक वीडियो में हमने लोगों को बताया था, वो ओपिनियन जो है उस समय बहुत पॉपुलर नहीं था, बिकॉज वो बहुत जो उस समय पॉपुलर कल्चर में चल रहा था ओपिनियन, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा था, या बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कंटेंट चला रहे थे, वो ये था कि मतलब अगले 48 घंटे में फिलिस्तीन खत्म, 72 घंटे में हमास खत्म, और उसके अगले 24 घंटे में इस्लामिक जिहाद नामी कोई चीज इसराइल के इर्द गिर्द नहीं एग्जिस्ट करेगी और इसराइल सब कुछ फ्लैट कर देगा, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस समय पे हमने एक वीडियो बनाया था, जो कि उस समय बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन था कि ये इतना इजी नहीं है जो जिस तरह से दिखाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, डे 1, डे 2, डे 3 करके, कि मतलब आज ये गया, कल वो गया, आज हमास कितने मार दिए, आज उतने मार दिए। और मतलब 6 महीने बाद भी हमास की कुछ 6-7 बटालियंस अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। दे आर एग्जिस्टिंग। जो टनल्स हैं वो एज इट इज ऑपरेशनल हैं, ठीक है, कुछ पकड़ी हैं, कुछ खराब, कुछ में रेत भर दी है, बट वो तो मतलब बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। और हम अगर ये देखें कि जो ओवरऑल अभी हिजबुल्ला जो है वो तो इस वॉर में अभी एंटर भी नहीं किया है, जो कि मेन फायर पावर अगर आप कहें जो ईरान की है मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में, वो तो हिजबुल्ला है। 1.5 लाख के करीब फाइटर्स हैं, 1.5 लाख की उनके पास मिसाइल्स हैं। हुथीज ने जो है सुएज कैनाल को ब्लॉक करने की धमकी दे दी, वो बहुत सारा इंटरनेशनल जो ट्रैफिक सुएज कैनाल से जो चल रहा है उसको भी वो बाधित कर रहे हैं। उनके रेट्स इंटरनेशनली बहुत बढ़ गए हैं। वहां से जितना भी ट्रेड हो रहा है, जिस शिप की इंश्योरेंस का दाम $1000 हुआ करता था, वो आज की डेट में 11,000 $12,000 हो गया, 10-12 गुना इंक्रीज हो गया उनके इंश्योरेंस में। इंडियन नेवी को भी अपनी शिप्स भेजनी पड़ी वहां पे, कि कम से कम जो इंडियन ट्रैफिक है, इंडियन शिप्स है जो इंडियन ट्रेड के लिए जो यूज हो रहे हैं, कम से कम वो सेफली वहां से ऑपरेट कर सके। तो और मतलब ये 6 महीने में आपने ये जो जो चीजें कही थी, आपने कहा था कि ईरान जो है वो बराज ऑफ ड्रोन्स एक साथ भेजेगा तो एयर डिफेंस क्या करेगा, एंड वी हैव सीन दैट हैपनिंग, कि वही हुआ है। तो आई मीन, दैट वाज योर इंटेलिजेंस और दैट वाज योर एनालिसिस, और व्हाट वाज इट? एक्सपीरियंस। मैं काम किया हूँ सीरिया में और बहुत करीब से देखा हूँ हिजबुल्ला, हमास, इस्लामिक जिहाद को। और मैं इजिप्ट में काम किया हूँ और बहुत करीब से देखा हूँ इजराइल की पॉलिसीज को। और मुझे पता है ये बातें, क्योंकि ये जो भी इंटेलिजेंस के प्रोफेशन में है उन लोगों को जानना अनिवार्य है कि इजराइल एक मिथ का नाम था। इजरायली इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हमेशा माइथोलॉजाइज्ड, एक बड़ी कहानी बना के पेश किए गए। उन पे कभी भी इतना था नहीं कि वो हमास को हरा सके या हिजबुल्ला को हरा सके। और ये जो समझते हैं इस विषय को वो जानते थे बहुत सालों से। 2006 से तो पता है हमें,
2006 में इसराइल पहली बार हिजबुल्लाह के साथ ड्रॉ खेला था, और वो एक तरह से हिजबुल्लाह की जीत ही थी और बड़ा वॉर था। तो पता पड़ गया था कि हिजबुल्लाह के साथ नहीं जीत सकता। उसके बाद 2014 से पता पड़ना शुरू हो गया था कि हमास के साथ नहीं जीत सकता। उसके बाद जब से 2017-18 में ड्रोन वॉरफेयर शुरू हुए हैं, तब से पता है कि जो ये विंटेज आर्किटेक्चर है एयर डिफेंस का, वो नए तरह के वेपन्स का सामना नहीं कर सकता। प्लस उनकी जो कोर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिफाइड है, और ह्यूमन उनके पास बहुत ही कम है। ग्राउंड ऑपरेशंस जो ह्यूमन के होते हैं, जिसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है, उस पर रिलाय ना करके उन्होंने एक बहुत मैसिव इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर खड़ा किया था, जो प्राइमरीली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम्स पे बेस्ड था। तो उसके चलते ये असेसमेंट था कि ये लोग बहुत जल्दी मात खाएंगे, क्योंकि कोई भी मशीन बहुत लंबे समय तक इंसानों को नहीं हरा सकती। तो इन सब जानकारियों के बाद, इस जानकारी की, हमास ने टनल्स बना रखे हैं 500 किलोमीटर जितने बड़े, और उनके जो वॉरियर्स हैं, वो जो फाइटर्स हैं, उनका मोराल ऑल टाइम हाई है, और वो अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। इसके साथ जो उस जमाने के 6 महीने पहले के जो तत्कालीन हालात थे कि सामान्य रिश्ते बहाल होने वाले थे सऊदी अरब के साथ, और इसराइल कोशिश कर रहा था कि फिलिस्तीन का मुद्दा हमेशा के लिए भुला दिया जाए। तो उस टेम्पोरल एलिमेंट को जब हम फैक्टर इन करते हैं इन समस्त जानकारियों के साथ, और उस पे जब हम ऐड करते हैं इसराइल की ऑपरेशनल इनकॉम्पिटेंस और बेंजामिन नेतन्याहू का एक डिसप्रपोर्शनेट नार्सिसिज्म, तो ये क्लियरली पता पड़ता है कि ये लोग नहीं जीत सकते। ये पूरी कहानी अब इसराइल वर्सेस हमास ना होके बेंजामिन नेतन्याहू वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऑलरेडी पिछले 3 हफ्तों में हम देख चुके हैं कि दुनिया बहुत करीब से होकर निकली है एक मेजर रीजनल कैटास्ट्रोफिक वॉर होने से। और आपका जो सवाल है कि ये हमें इंटेलिजेंस के बेसिस पे पता है या कि एनालिसिस के बेसिस पे, तो वो तीनों ही चीजें हैं: एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, एनालिसिस, and more than that, the incompetence of the Israelis, because that is what actually is the deciding factor. अगर उनके इंटेलिजेंस सचेत होती तो उनको पता होना चाहिए था कि हमास इस तरह की एक्टिविटी करने वाला है। उन्हें पता था, इनफैक्ट इसराइल के पास पूरे हमास का वॉर प्लान था, और उस वॉर प्लान में पूरी डिटेल जानकारी उनके पास थी कि शुरू में ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद ऐसा करेंगे। उस पर कोई एक्टिविटी उन्होंने नहीं करी। उसके बाद जिस रात को 7 अक्टूबर की रात को ये अटैक होने वाला था, उस समय ऑलरेडी इनको पता था कि हमास कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। उन्होंने कोई गतिविधि नहीं करी, कोई एक्शन नहीं लिया। और एक्चुअल जब हमास का अटैक हुआ तो इसराइल ने उसको एग्रावेट किया है, और एक्चुअली इसराइल ने अपने लोगों को मारा है। और इसराइल ने उस टेररिस्ट अटैक को कैश इन करने की प्रयास किया है। आई एम सॉरी, एक गलत शब्द है, लेकिन इसके अलावा और कोई शब्द है नहीं उस पूरे घटनाक्रम को व्यक्त करने के लिए जो इसराइल में हुआ था 7 अक्टूबर की सुबह, जब हमास अंदर घुसा था। इसराइल का एक डॉक्ट्रिन है, हैनिबल डॉक्ट्रिन। उसके तहत वो चाहते हैं कि उनका कोई भी आदमी हॉस्टेज ना लिया जाए। तो उन्होंने वो हैनिबल डॉक्ट्रिन लागू करके अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स को आदेश दे दिया था कि कोई भी वाहन अगर वापस गाजा की तरफ जाता देखे तो उसे आप मिसाइल से उड़ा दें। तो ये जितने चित्र आप देखते हैं जो ऐसा बताते हैं कि हमास ने सब कार्रवाई की, आतंकवादी गतिविधि है, वो आधे से ज्यादा नहीं, तकरीबन 80% बर्बादी इसराइल की करी हुई है इसराइल के अंदर। और अब ये मीडिया में आ चुका है, अब ये इंटेलिजेंस का विषय नहीं है। अब इजरायली मीडिया को पता है ये बात, अब अमेरिकन मीडिया को पता है ये बात। अमेरिकन मीडिया कहता नहीं इस विषय में कुछ, इंडियन मीडिया ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन इसराइल उस दिन हार चुका था वो लड़ाई, जो अब हम देख रहे हैं उसके परिणाम आते हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था उसे कैसे हैंडल किया जाए। और उसके चलते उन्होंने सोचा कि चलो अब इसका फायदा उठा लिया जाए, और उन्होंने टैंक भेज के और अपने हॉस्टेजेस को उड़वाया है। और उन सब के बाद उन्होंने हमास का नाम लगाया है, और इन्वेस्टिगेशंस में ये सब बात अब सामने आ चुकी है कि ये जो 1200 लोग मारे गए हैं, उन 1200 में से कम 400-500 लोग ऐसे हैं जो इसराइल ने मारे हैं खुद ने। और ये सब जो खबरें थी कि सब सेक्सुअल वायलेंस हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो अल जजीरा की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है उस विषय में।
ये बच्चों को मारा गया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई बच्चों को अमन के अंदर नहीं डाला गया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सम एंड सब्सटेंस ये है कि वो अपना एक निजी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 25 साल से अपने आप को एक मसीहा के तौर पर प्रस्तुत करते हैं इसराइल में, और कहते हैं कि मैं सिक्योरिटी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं बचाऊंगा इसराइल को। और उस अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने जो भी अभी तक गतिविधि करी है, जो भी उनकी स्ट्रेटेजी रही है, उसका दुष्परिणाम अब यह है कि इसराइल न सिर्फ पूरी तरह से हार चुका है, बल्कि उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अगले 10 साल में इसराइल एक राष्ट्र के तौर पे बचेगा या नहीं, अब इस बात के ऊपर इंटेलिजेंस असेसमेंट होना शुरू हो चुके हैं कि ये जो हमास के साथ इनकी जो हार हुई है और हिजबुल्लाह के साथ इनका साथ जो लड़ाई हो रही है, और ईरान ने जिस तरह से इनके लिए एक नया बहुत स्ट्रेटेजिक डेटरेंट क्रिएट कर दिया है, अब पता पड़ गया है कि इसराइल का अस्तित्व एक प्रश्न चिन्ह के नीचे वाला जो डॉट है वहां पे सिमटा हुआ है। अब यहां से किस तरह से वो वापसी करेंगे संभव नहीं लगता। और न सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में, बल्कि जो परसेप्शन की लड़ाई है जिसमें इसराइल अपने आप को माहिर समझता है बहुत सालों से, बहुत दशकों से, उस परसेप्शन के वॉर में मार खा चुका है। और मेन बैटल ग्राउंड जो उनके होम ग्राउंड थे, जो उनके फोर्ट्स थे, वहां पे मात खा रहा है। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार आके पढ़ते हैं, वहां पे जब लोग इसराइल के खिलाफ हो जाएं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसराइल की एक स्ट्रेटेजिक डिफीट हो चुकी है। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय में लोग फिलिस्तीन का झंडा लहराए रहे और इसराइल को बोल रहे कि तुम जेनोसाइड कर रहे हो, तो वो ऑलरेडी हार चुका है। इस हार से वो कैसे वापस आएगा ये किसी को नहीं पता, और क्योंकि कोई क्रेडिबल रास्ता दिख नहीं रहा इस हार से वापस आने का, ये परसेप्शन कभी ठीक नहीं हो पाएगा इसराइल के बारे में। इसराइल इज अ मर्डरस, जेनोसाइडल, मेगालोमैनियक, इनकॉम्पिटेंट स्टेट। दैट इज व्हाट इट इज। एवरीबडी नोज इट नाउ। दैट मिथ हैज बीन शैटर्ड एंड एवरीबडी इन देयर हार्ट्स इज अवेयर कि यार ये लोग तो ऐसे ही थे, बेवकूफ बना रहे थे बहुत सालों से, अब बेवकूफ बनाने का जमाना खत्म हो गया। अब इसराइल करेगा क्या? और इसराइल से ज्यादा महत्वपूर्ण वो बेंजामिन नेतन्याहू हो चुके हैं, क्योंकि वो अमेरिका के ऊपर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। कई सालों से हमें पता है ये बात कि अमेरिका की राजनीति बहुत ज्यादा नियंत्रण में आ चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू के। उसमें बोथ कांग्रेस भी है, उसमें सेनेट भी है, उसमें पावर सेंटर्स भी है, उसमें एक्चुअल नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस है, उसमें स्टेट डिपार्टमेंट है। इसराइल के लोग भर्ती है वहां पे जो अमेरिका की नहीं बोलते, जो इसराइल की बोलते हैं, जो अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं इसराइल के खातिर, जो ऐसी पॉलिसी अमेरिका को फॉलो करवा रहे हैं जिससे अमेरिका के राष्ट्र का विकसन होने का संकट पैदा हो गया। तो इसराइल का इस तरह का प्रभाव अमेरिका पे देख के, और एक्चुअली हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उस प्रभाव का इस्तेमाल करके ऑलरेडी वो एक दफे इराक में वॉर करवा चुका है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सद्दाम हुसैन को मरवाने में इसराइल की भूमिका है। ये जो इराक का वॉर था उसको करवाने में वास्तव में इसराइल की लॉबी है। ये ईरान के साथ वॉर करवाने के लिए पिछले 25 साल से तैयार कर रहे हैं। ये अरब स्प्रिंग इस रोड टू तेहरान का एक छोटा सा हिस्सा था। ये एक स्ट्रेटेजिकली गेम प्लान है जो पिछले 70 साल से लगा रहे हैं कि अमेरिका का इस्तेमाल करके हम एक ग्रेटर इसराइल बना देंगे। अमेरिका तो वैसे भी अपने कब्जे के अंदर ही है। ये एक्चुअली एक ज़ायनिस्ट कॉन्स्पिरेसी है और अब पूरी दुनिया जानती है ये बात। अब इस बात को कैसे रोल बैक किया जाएगा दुनिया के परसेप्शन से, ये किसी को नहीं पता। इसराइल को भी नहीं पता और दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसी को भी नहीं पता, अमेरिका को भी नहीं पता। इसलिए सब लोग अब अंधेरे में तीर मारने वाली स्थिति में आ चुके हैं। एक नॉन स्ट्रेटेजिक गेम प्लान है जिसमें इसराइल लगातार बच्चों को और औरतों को मार रहा है, और हमास के इसराइल के जो लड़ाके हैं वो आपस के अंदर ड्रॉ खेल रहे हैं। कई इलाकों पे हमास ऑलरेडी जीत चुका है। जिन इलाकों को इसराइल की फोर्सेस ने खाली कराया था वहां हमास वापस आ चुका है। हमास ने सैकड़ों की तादाद में इसराइल के टैंक्स और ये आर्मर्ड व्हीकल्स उड़ा दिए हैं। रोज कैजुअलिटीज ले रहा है इसराइल। ऐसी हालात में वो कैसे वापस आएगा इस प्रेसिपाइस ऑफ कंप्लीट कैटेस्ट्रॉफी से, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका सिंपल समाधान यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू जब तक अपने उस राइट विंग कोalition की सुनते रहेंगे, बेन गवीर और उनके जो साथी हैं, जो एक्चुअली उस माइंडसेट के हैं कि उन्होंने सोच लिया है कि जब तक सारे फिलिस्तीनी नहीं मार दिए जाएंगे तब तक इसराइल सुरक्षित नहीं रह सकता। इस तरह के माइंडसेट के साथ ऑपरेट करने वाले लोग हैं। ऑलरेडी उन्होंने एक पूरी जनरेशन है जिसको ये पट्टी पढ़ा दी है, पाठ पढ़ा दिया है कि जब तक एक फिलिस्तीनी भी जिंदा बचेगा तब तक इसराइल सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए इन सारे फिलिस्तीनियों को मार देना चाहिए।
इसलिए वो दुर्दांतता पूर्वक बच्चों को मार रहे हैं। 14,000 से ज्यादा बच्चों को मार चुके हैं वो। लाखों बच्चे इस टाइम कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। एक पूरी जनरेशन फिलिस्तीनी बच्चों की खत्म हो रही है आंखों के सामने, और दुनिया कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा दुनिया भर की सारी मोरालिटी और सारी स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट से ज्यादा बड़ी है। दैट इज द वर्ल्ड वी लिव इन। सॉरी वैभव जी, लॉन्ग आंसर बट डिफिकल्ट। एक चीज जो हमेशा ये होती है कि डज बीइंग प्रो इजराइल मीन बीइंग प्रो बेंजामिन नेतन्याहू? क्या अगर नो, इट आपको शुड नॉट। प्रो इजरायली It होने should के लिए not, and आपको actually, बेंजामिन at this point, if anybody loves Israel, he should actually be cursing Benjamin Netanyahu, because if Israel has one chance of surviving as a functional nation state, it is actually to agree as soon as possible to two-state solution, have a kind of ceasefire which allows things to settle down, have a political settlement which allows Hamas to actually come to the political side instead of the military side. And this will not happen unless and until Benjamin Netanyahu goes out of the equation, because he's delusional megalomaniac, psychotic, narcissistic, unbelievably complicated human who actually suffers from this idea that he is the chosen Messiah, and through him the Mahdi is going to come, whatever the Messiah is going to come to Israel. With those kind of ideas, you cannot have a rational discussion. So अगर इसराइल से प्रेम करना है तो बेंजामिन नेतन्याहू को तुरंत बाहर निकालना चाहिए। अमेरिका को पता पड़ चुकी है एक बार। जो बाइडेन समझ चुके हैं, 6 महीने लगे उन्हें, थोड़ा धीरे चलते हैं, लेकिन 6 महीने में जो बाइडेन समझ चुके हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के हटाए बिना ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए अब बेंजामिन नेतन्याहू पीछे से चाइना के जो एफर्ट्स हैं हमास को और फतह को साथ लाने वाले, और रशिया के जो एफर्ट्स हैं किसी तरह से एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करवाने वाले, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता पड़ गया है कि इस तरह से करे बिना वो नहीं हो पाएगा। तो जो आपने बात कही, इजराइल एक बिल्कुल अलग चीज है, जायनिज्म एक बिल्कुल अलग चीज है, और जूइश रिलीजन एक बिल्कुल अलग चीज है, और बेंजामिन नेतन्याहू उन तीनों के इंडिया इस तरह में का मसाया जो अपने खुद इंडिया में एक ये लेफ्ट विंग की तरफ से और एक जो कम्युनिस्ट लॉबी है या जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले हैं, इनका एक हमेशा ये कोशिश होती है किसी तरीके से जायनिज्म को हिंदुत्व से जोड़ा जाए, कि जायनिज्म और हिंदुत्व एक जैसी और एक ही विचारधारा है। मतलब हालांकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, कहीं कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दूर दूर तक कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो बट आपको क्या लगता है कि ये जो प्रयास चलता है अल जजीरा पे हमेशा, और हम जो ये लेफ्ट विंग जो पब्लिकेशंस है इनमें देखते हैं कि ये हमेशा, जो कि नोन पता है कि ये सीआईए के फंडेड लोग हैं, सीआईए से पैसा खाते हैं, वहां जाते हैं, बड़े बड़े पुरस्कार लेते हैं, वहां पे लेक्चर्स देते हैं उनके थिंक टैंक्स में, और उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं और आकर के बताते हैं कि जायनिज्म और हिंदुत्व एक है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जायनिज्म हिंदुत्व एक, और ये देखिए, इतना प्रयास क्यों चल रहा है इसको एक एक करने का? ये इसलिए प्रयास चल रहा है क्योंकि इससे इजराइल का हित सिद्धता है। इजराइल एक हार्ट्स और माइंड का जो बैटल स्पेस है, उस हार्ट्स और माइंड के बैटल स्पेस को पिछले 2000 साल से ऑलमोस्ट खेल रहा है। एक विस्थापित जनसंख्या जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, दिमाग वाली है, समझदार है, और अपने स्थान से विस्थापित कर दी गई है फोर्सेबली, वो पिछले 2000 साल से किसी स्ट्रैटेजी के साथ ही सरवाइव कर रहे हैं। उस स्ट्रैटेजी का पार्ट है इस तरह के अलायंसेस क्रिएट करना, जो अलायंसेस किसी भी तरह से उनके उस नैरेटिव का सपोर्ट करे, जो नैरेटिव उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया को दिखाया है, जिसके बेसिस पे मुसलमान बहुत ज्यादा खराब है, मुसलमानों ने दुनिया को पीछे कर रखा है। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो जाएगा अभी, क्योंकि इसमें फिर ये व्हाइट सुप्रीमेसी वाले एलिमेंट, और ये जो एंटी रशिया जूविश जो लोग थे, जो ब्रुकलिन जूस थे, उनका वाला एलिमेंट, और ये जो ओरिजिनल जायनिज्म वाला एलिमेंट, ये सब बहुत तरह के डिस्कशन इसमें फिर इंक्लूड करने पड़ेंगे हमें। तो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट भी तो एंटी जू हैं, वो भी तो सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली यही अभी प्रॉब्लम है कि अभी बहुत बड़ा एक तबका है जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट भी है और प्रो जूइश तो नहीं है लेकिन प्रो जायोनिस्ट है, क्योंकि उन लोगों को इस तरह के विचार मिल गए हैं किताबों में जो ये सपोर्ट करते हैं कि एंड टाइम्स आर नियर। एक क्रिश्चियन डिनोमिनेशन है इवेंजेलिकल्स का अमेरिका के अंदर, जो पॉलिटिकली बहुत मजबूत है, और वो लोग उस तरह के क्रिश्चियंस हैं जो जाके प्रीच करते हैं और लोगों को कन्वर्ट करते हैं क्रिश्चियनिटी के लिए। उनकी किन्हीं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये बात है कि एंड टाइम्स आएगा, उसके बाद क्राइस्ट की सेकंड कमी होगी।
वो एंड टाइम्स आने के लिए आर्मेगेडोन है, आर्मेगेडोन जी, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वो जब तक इजराइल के साथ फाइनल लड़ाई नहीं होगी दुनिया की, तब तक वो नहीं होएगा। तो वो उस एक रिलीजियस माइंडसेट के जरिए उस जायनिज्म को न सिर्फ सपोर्ट करते हैं, न सिर्फ प्रमोट करते हैं, बल्कि एक्टिवली उसको पुश भी करते हैं कि वो एग्रेसिवली अपने इश्यूज को परस्यू करे, डोमेस्टिकली अमेरिका के भीतर और दुनिया भर। दूसरी तरफ इसराइल ने अपने लोग, जो अपन बात कर रहे हैं कि हर जगह सिस्टमेटिकली फिट कर रखे हैं, वो लोग क्रिएट करते हैं ये नैरेटिव हिंदुत्व के बीच में और जायनिज्म के बीच में, इस बेसिस के ऊपर कि दोनों का दुश्मन मुसलमान है, जबकि ऐसा है नहीं। और इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। वो एक ऑक्यूपाइंग पावर है जो बाहर से आके लोगों को विस्थापित करके बसा है। हिंदुस्तान एक पिछले 60,000 साल से बसा हुआ राष्ट्र है, उसकी 60,000 पुराना इतिहास है, 60,000 पुराने साल यहाँ पे संस्कृति है। इस संस्कृति का उस संस्कृति और उस विचारधारा से जमीन आसमान का भी मेल नहीं है। ये कंस और सीता जैसी बात है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम इकोसिस्टम। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए इनको न सिर्फ एक धरातल पर लेके जाते हैं, बल्कि एक वैचारिक इसमें सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं कि हम भी मुसलमानों के द्वारा सताए गए हैं, तुम भी मुसलमानों के द्वारा सताए गए हो, तो क्यों ना अपन भाई भाई बन जाते हैं। क्योंकि एक बिल्कुल ही फेलेशियस नैरेटिव है, डेंजरस है और हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। इसराइल के लिए कितना खतरनाक है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसराइल एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकता विद ऑल इट्स टेक्नोलॉजी, ऑल इट्स मनी, ऑल इट्स पावर्स। उस तरह का मॉडल नहीं सस्टेन कर पाएगा, ये इसराइल ने करके दिखा दिया है। इसराइल की असफलता में हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े लेसन, स्ट्रेटेजिक लेसन है और सोसाइटल लेसन है, मैनेजमेंट के लेसन है कि हमें हमारी जो समस्याएं हैं वो किस तरह से मैनेज करनी है। उसका एक इजरायली मॉडल पिछले 30-35 साल से इसराइल हमारे ऊपर इम्पोज करने का प्रयास कर रहा है। ये विभिन्न विभिन्न फोरम से अपनी बातें बनवा के कि मुसलमान एक कॉमन एनिमी है इसलिए हम साथ में आ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मुसलमान कोई एनिमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के मुसलमान जैसा दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के साथ वाकई जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। एक फ्रिंज एलिमेंट 1% वो हर सोसाइटी के अंदर होता है। वो फ्रिंज एलिमेंट 1% उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये बात हिंदुस्तानियों को समझ में आती है, लेकिन ये बात इसराइल को नहीं समझ में आती। इसराइल उस तरह की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है जहां पे हजारों बच्चों को निर्ममता से बम के द्वारा मार डालने के बाद भी वो लोग अभी भी रफा के अंदर इन्वेजन ही करने का सोच रहे हैं। जो बाइडेन और एंथनी ब्लिंकन को मना कर चुके हैं नेतन्याहू कि सीज फायर करो या मत करो, मैं तो रफा के अंदर घुसूंगा। 12.5 लाख लोग हैं वहां पे। वो अगर अंदर घुसेंगे तो क्या हालत होगी। इंसानियत की ऑलरेडी कितनी निर्ममता से हत्या कर चुका है इसराइल। वो मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए जो भी लोग इस हिंदुत्व का उस जायनिज्म के साथ किसी भी तरह का संबंध देखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, वो बाकायदा झूठे हैं, वो खतरनाक है। उनसे बच के रहना चाहिए और उनकी साजिशों को बेनकाब करना चाहिए और उन्हें मना कर देना चाहिए कि ये मॉडल ऑलरेडी फेल हो चुका है, इसको यहाँ पे लगाने का बिल्कुल प्रयास ना करें। नहीं, ये क्लेम तो कोई जो हिंदुत्ववादी व्यक्ति है वो तो नहीं करता कि ये जायनिज्म और हिंदुत्व कोई एक है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रयास चल रहा है, ये प्रयास कतर की तरफ से चल रहा है, अल जजीरा की तरफ से चल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से चल रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से चल रहा है कि किसी भी तरीके से जायनिज्म को हिंदुत्व से जोड़ दिया जाए, किसी भी तरीके से जायनिज्म और हिंदुत्व को एक जैसा बताया जाए। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता। चले ठीक है, उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, वो फिर एक डिबेट और डिस्कशन एक बहुत लंबी चली जाएगी। जो हिंदुत्व का जो टर्म कॉइन हुआ और सावरकर की जो आइडियोलॉजी थी और सावरकर का जो स्ट्रगल था, वो ग्राउंड पे स्ट्रगल था। वो काला पानी गए, वहां उन्होंने मार खाई, भूख हड़ताल की, बहुत यातनाएं झेली थी सावरकर ने। और जिस व्यक्ति ने जायनिज्म की थ्योरी क्रिएट की और जायनिज्म के जो प्रवर्तक कहे जाते हैं, उनकी लाइफ और उनकी लाइफस्टाइल क्या थी और उनका जीवन कैसा था, वो एक अलग ही कहानी है। तो कहीं किसी स्तर पे कहीं कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आगे बढ़ते इस डिस्कशन को आगे लेके, जब आप ये बात करते हैं कि इजराइल इतनी यातनाएं दे रहा है, इजराइल इतना सारी बर्बरता कर रहा है, तो 7 अक्टूबर को जो लोग वो पैराग्लाइडर से लैंड कर रहे थे इजराइल के अंदर, वो लोग जो बॉर्डर्स तोड़ करके गिरा करके उसके अंदर घुस रहे थे हथियारों के साथ, वो हमास के जो टेररिस्ट थे जो वहां पे लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे अपनी हर एक एक्टिविटीज का। तो जब आप इजराइल को दोषी ठहराते हैं या जब आप इजराइल की ये बातें करते हैं, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि अगर 7 अक्टूबर को वो हमला न होता, 1200 इजरायली न मारे गए होते, तो ये रिटेलिएशन नहीं जाता। एवरी कंट्री हैज अ राइट
टू रिटेलिएट फॉर द टेररिज्म दैट इज डन अगेंस्ट इट। हमारे खिलाफ जब आतंकवाद होता है तो हम भी बालाकोट में जाते हैं, हमारे खिलाफ मैं आतंकवाद आपसे होता है इसी तो बात में वैभव जी, मैं आपको इसीलिए बार बार कहता हूं कि हमारी जो परिस्थिति है और इजराइल की जो परिस्थिति है उसमें जमीन आसमान से भी ज्यादा का फर्क है। उसको किसी भी तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम एक वास्तविक आतंकवाद से गुजर रहे हैं, जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, एक पड़ोसी देश के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, और उनका एक स्ट्रेटेजिक एक वो इंस्ट्रूमेंट है स्टेट पॉलिसी का कि हम आतंकवाद के जरिए 1000 कट लगाएंगे। वो एक दो स्टेट्स के बीच में एक प्रॉक्सी वॉरफेयर है। जो इजराइल और हमास के बीच में सिचुएशन है, इजराइल एक ऑक्यूपाइंग पावर है अंडर ऑल इंटरनेशनल लॉ, एक ऑक्यूपाइंग पावर है जिसके खिलाफ उस ऑक्यूपाइड टेरिटरी के लोगों को पूरा अधिकार है कि वो अपनी रक्षा के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च करें, जो हमास ने लॉन्च किया। ये अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात डिस्कस हो रही है ये वाली, कि ऑक्यूपाइंग पावर जहां पे होता है वहां पे जो भी ऑक्यूपाइड होता है उसे ये अधिकार होता है कि वो उस ऑक्यूपेशन के खिलाफ कार्रवाई करे, मिलिट्री कार्रवाई करे। और हमास की कार्रवाई एक्चुअली मिलिट्री कार्रवाई थी। वो जो लोग बताए गए हैं उसमें से 80% से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स थे, जिनको सिस्टमैटिकली हमास ने अपने ब्लूप्रिंट के आधार पर टारगेट किया, जिसमें उनके सर्वेलेंस के नेटवर्क थे, जिसमें उनके कंप्यूटर के नेटवर्क थे, जिसमें उनकी यूनिट 822 के वो लड़कियां थी, वो सब मिलिट्री टारगेट्स थे। उसके बाद जब वो खुल गया पीछे से रास्ता, तो बाकी अन्य हमस के साथ और लग भी पीछे आ गए जिन्होंने बर्बरता करी। हमस एज एन आउटफिट एक बहुत ज्यादा अगेन, क्योंकि यहाँ पे ये बातें इंटेलिजेंस संबंधी न होकर और भावनात्मक हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में इंटेलिजेंस से ज्यादा इमोशन को महत्व दिया जाता है, और इमोशन को महत्व देते देते इंसान भूल जाता है कि इसमें इंटेलिजेंस कंटेंट बहुत पीछे रह गया है और हम सिर्फ अपने इमोशनल ओपिनियंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए जो इंटेलिजेंस की बात है वो ये है कि हमास एक बहुत ज्यादा मिलिटरीली डिसिप्लिन्ड आउटफिट है, जिसने एक सिस्टमैटिक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए इजराइल को हराया। और उस हार के बाद न सिर्फ वो मिलिट्री हरा रहा है, बल्कि अब वो परसेप्शन के वॉर पे भी हमास दुनिया भर के अंदर सारे स्टूडेंट्स को और कैंपस को फिलिस्तीन का झंडा पकड़वा चुका है, और ये उसका अधिकार था। अगर वो ठीक नहीं होता तो ये जो लाखों अमेरिकी बच्चे अब वहां पे झंडा लेके और फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, वो लगाते क्या? आप उसके मॉरल प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। एक उसका भावनात्मक प्रश्न हम समझते हैं, लेकिन एक उसका एक मॉरल, एथिकल, एक स्पिरिचुअल, उसके अलावा एक इंटेलिजेंस का पक्ष भी है ना, कि अगर आप प्योरली इसको इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तौर पे देखेंगे तो उन्हें अधिकार था वो ऑपरेशन लॉन्च करने का, क्योंकि वो पिछले इतने सालों से इतना ज्यादा सताए जा चुके हैं कि उतने ज्यादा सताने के बाद किसी के पास भी सिवाय उस रिटेलिएशन का और कोई तरीका नहीं है। आपको नहीं पता गाजा के अंदर किन हालातों में जीवन व्यतीत हो रहा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उन हालात। एक एक ओपन एयर कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहा जाता है गाजा को, और दुनिया भर के लोग कहते हैं, ये सिर्फ फिलिस्तीनी नहीं कहते, ये सिर्फ मुसलमान नहीं करते, दुनिया भर की जितने एक्टिविस्ट गाजा में गए हैं वो आने के बाद त्राहिमाम करके बोले हैं कि यहाँ पे इंसानों के साथ ऐसा बदसलूकी तो शायद हिटलर ने इन जूस के साथ ही करी होगी। खुलेआम अब विदेशी जर्नलिस्ट, विदेशी इंटेलिजेंस ऑफिसर, सीआईए के लोग ये बोल रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इज टर्निंग इनटू अनदर हिटलर बिकॉज ऑफ व्हाट ही इज डूइंग टू दिस गाजा पीपल। वो एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहा है। चलो हमास के साथ लड़ाई है, ये 14,000 बच्चों के साथ तो लड़ाई नहीं थी। हमास से कितने लड़के आए थे, उनको सिस्टमेटिकली टारगेट कर सकते थे ना, एक सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती थी। वो नहीं हुई है क्योंकि वो नहीं कर सकते। वो मोहम्मद दईफ अभी तक अभी है, वो याया सिनवार अभी तक है, वो बहुत सुपरस्टार बन चुके हैं फिलिस्तीन की जनता के बीच में। अभी उनके पॉडकास्ट फिलिस्तीन के बच्चे सुनते हैं गली गली के अंदर, और ये हार है इसराइल की। और ये हम उनको आगाह कर रहे हैं कई साल से कि आप इस रास्ते के ऊपर न जाएं, आगे आपको दिक्कत होगी। ये हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस का बहुत सदियों से ये काम रहा है, और आजादी के बाद से तो कई दशकों से हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस अक्सर दुनिया भर के देशों के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट करने का ट्राई करती है कि कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज रहे, कॉन्फ्लिक्ट न एस्केलेट करे। और हम इजराइल को बताते रहेंगे ये बात कि आप इस तरह से इसको नहीं हैंडल कर पाएंगे, आप हमारे दोस्त हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं इसको इस तरह से करें। लेकिन उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है कि वो हमें ज्ञान देना चाहते हैं। Israeli intelligence actually wants to dictate to the world how intelligence operates. And look at what has happened to them. And look at what is happening to them. And look at the stupid attempts that their intelligence agencies have been making about creating this fake narratives about कि हमने लड़के पकड़ लिए हमास के. They're like getting decimated in front of anybody who has a bare minimum level of common sense intelligence. Leave aside the game of intelligence.
किसी को भी कॉमन सेंस उसको पता है कि यार ये गलत कर रहा है, न सिर्फ गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, और न सिर्फ हार रहा है बल्कि और ज्यादा हारेगा। और इसलिए हारेगा क्योंकि महत्वाकांक्षा और मसाया कॉम्प्लेक्स सबसे ऊपर है। और एक आदमी, और वो चोर हैं वो लोग, वो ब्रुकलिन के जूस जो इस वक्त साउथ वेस्ट बैंक में अपना घर छीन के फिलिस्तीनी लोगों से रहने, वो चोर हैं। वो कोई सताई हुई जनता नहीं है। वो यहाँ पे सिर्फ मुफ्त का माल खाने के लिए आते हैं, और इस हॉलोकॉस्ट का नाम ले लेके 70 साल की जनता को बेवकूफ बना रहे कि हमारे साथ इतना गलत हुआ था। उससे ज्यादा गलत वो ऑलरेडी कर रहे हैं। और अगर वास्तव में रफा का, अगर उन्होंने जो बोल रहे हैं नेतन्याहू, अगर वो हो गया अटैक, तो उसके बाद खून के आंसू दुनिया ऑलरेडी रो रही है, उसके बाद वास्तव में दुनिया वायलेंट हो जाएगी। इसी तरह के एक डिस्कशन में मैंने आपसे बोला था कि यार एक कॉन्फ्लिक्ट पॉन्ड क्रिएट होता है, वो लोगों के माइंड को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है, और इसराइल वहां पे हारेगा। ये भी डिस्कशन हुआ था कि जब ये इसराइली ब्रूटैलिटी की इमेजेस लोगों की आंखों के सामने आएगी, तो इसराइल का जो एक परसेप्शन था ना कि हम तो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन स्टार्टअप नेशन है जो सिर्फ इकोनॉमी के सोचते हैं, उसके सामने से पर्दा हट जाएगा, उसकी रियल ब्रूटैलिटी आंखों के सामने आ जाएगी, और जब वो सामने आएगी इसराइल हारेगा। ये डिस्कशन हुआ था हमारा, और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इसको छुपाया नहीं जा सकता है कितनी बर्बरता से, कितनी निर्ममता से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और किस तरह से वो लोग लगातार जेनोसाइड की बात करते हैं, और किस तरह से वो एक पूरी पूरी प्रजाति को जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और ये कोर टेनेट्स इंसानियत के, उससे खिलाफ जाता है। कोर टेनेट्स इंटरनेशनल लॉ, उससे खिलाफ जाता है। कोर टेनेट्स इंटेलिजेंस एज एन ऑपरेशन, एज ए प्रोफेशन, उससे खिलाफ जाता है। कोर मिलिट्री टैक्टिक्स के खिलाफ जाता है। सिर्फ हार के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा इसके। ये जो इसराइल की जो ओवरवेलमिंग जो मिलिट्री ऑपरेशंस जो हुए हैं, जैसा आपने कहा कि सर्जिकल ऑपरेशंस करने के बजाय कि एक कारपेट बॉम्बिंग कर देना, एक पूरी पूरी बिल्डिंग्स उड़ा देना, और ये इंडिया में इसको लेकर के बहुत फैसिनेशन भी रहा है। हमने भी एक जनरल राज शुक्ला के साथ एक वीडियो किया जहां पे राज शुक्ला ने भी ये चीज कही कि भाई हमको समय लगा कश्मीर में, लेकिन हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, हमने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस किए, हमने कैजुअलिटीज झेली, हमको वक्त ज्यादा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने कश्मीर की प्रॉब्लम को, इंसर्जेंसी को हमने सॉल्व किया। पंजाब में इंसर्जेंसी को हमने सॉल्व किया। हमको ये रियलाइज हुआ कि हमको यही ये फर्क है, रियलाइज क्योंकि हुआ कि वो ये इंसर्जेंट, पुलिस जब आप ऑपरेशन होना चाहिए, तो हमने पंजाब में पुलिस को आगे किया और फौज जो है वो पीछे से सपोर्ट में थी। और नॉर्थ ईस्ट में भी हम पिछले इतने सालों से हमने बहुत सारी इंसर्जेंसीज खत्म की और हम खत्म कर रहे हैं। तो हमको टाइम ज्यादा लगा, लेकिन हमारी अप्रोच सही थी। हम ये घर उड़ा देना पूरे के पूरे, ये कारपेट बॉम्बिंग का, ये चीजें जो ग्राउंड पे जो ऑफिसर होता है, जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उसके रिपरकशंस पता है उसको। तो आपको नहीं लगता कि जो गाजा में जो, या जो पैलेस्टाइन में जो पिछले ये 6-7 महीने से चल रहा है, जो ओवरवेलमिंग बॉम्बिंग है और ओवर यूज ऑफ मिलिट्री पावर है या मिलिट्री फोर्स है, हमास की रिक्रूटमेंट अब कहीं बढ़ जाएगी इसकी वजह से? ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में हमास के पास लोग आ चुके हैं। दोबारा कहना चाह रहा हूँ, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में हमास के पास लोग आ चुके हैं। वेलकम टू द रियलिटी। जब अमेरिका की यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं तो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में आ ही चुके होंगे। वेलकम टू रियलिटी। जब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं वो तो कुछ तो करेंगे ही। वेलकम टू रियलिटी। ये एक खतरनाक गेम प्लान था जो फेल हो चुका है। हिंदुस्तान की सरकार को जितना जल्दी हो सके उससे अपने आप को डिसएसोसिएट करना चाहिए। एक कायदे की बात होती है ना, इंसानियत की, सलीके की, सहूलियत की, वो बात करनी चाहिए। और ये ब्लाइंड फोल्डेड इजराइल का साथ देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इजराइल इस वक्त एक भस्मासुर की तरह हो चुका है, जो अपने आप को तो नष्ट करेगा ही, अपने साथ साथ और बहुत कुछ नष्ट करने का विचार कर चुका है। इसलिए वहां एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन अभी हम इजराइल जो ना बोल के असंभव अगर हम नेतन्याहू बोले तो ज्यादा सुटेबल नहीं होगा? हाँ ठीक है, नेतन्याहू। अब नेतन्याहू का क्या करेंगे, कोई गोली तो नहीं मार देगा नेतन्याहू को, सरकार कोई उनकी गिराएगा नहीं। नेतन्याहू को इसराइल इसराइल को मदद देना अमेरिका बंद नहीं कर रहा है, हथियार देना अमेरिका बंद नहीं कर रहा है। नेतन्याहू ने अपने आदमी लगा रखे हैं, वो इसराइल को चला रहे हैं। उनकी जो पूरी नब्ज है वो उनके राइट विंग कोalition पार्टनर्स के हाथ में है। राइट विंग कोalition पार्टनर्स चुनाव जीतने के लिए सिर्फ इस रेटोरिक का इस्तेमाल करते हैं कि हम सारी जमीन हमारी ले लेंगे। तो समाधान किस जगह से निकलेगा यहाँ पे?
आपने जो हिंदुस्तान की बात करी कि हिंदुस्तान की फोर्स इस तरह से ऑपरेट करती है, दुनिया की सबसे डिसिप्लिन फोर्सेस में है हिंदुस्तान की फोर्स। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्मी में से है हिंदुस्तान की आर्मी। और ये मैं ऑन ग्राउंड देख रहा हूँ, जहां पे वो कम्पीट किए हैं बाकी दुनिया के रेस्ट ऑफ द एलाइट फोर्सेस के साथ। और ये बात एक्चुअली दिस इज नॉट कॉन्फिडेंशियल, ये इसराइल और सीरिया के बॉर्डर के बीच की बात बता रहा हूँ। तो हिंदुस्तान की फोर्स की जो प्रोफेशनलिज्म है, उसके जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके जो वॉर एथिक्स और वॉर टैक्टिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अनमैच्ड है। वो इजरायली निनकम्पूप्स कभी प्राप्त नहीं कर सकते। दोज आर नॉट फाइटर्स एंड वॉरियर्स, दोज आर नर्ड्स वांटिंग टू प्ले वीडियो गेम्स। वो लड़ाके हैं ही नहीं। हमास में है लड़ाके जो इसराइल की साइड से लड़ रहे हैं। एक उनकी एलीट जो स्पेशल फोर्सेस यूनिट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने रिजर्विस्ट्स हैं, दे आर एक्चुअली फैट वीडियो गेम प्लेइंग स्टूपिड नर्ड्स हु हैव डिल्यूजन्स ऑफ फाइटिंग। दे डोंट नो हाउ टू फाइट। तो वो लोग सिर्फ इस बेसिस पे लड़ने आए क्योंकि उनके अंदर नफरत है फिलिस्तीनियों के लिए। और वो नफरत सिस्टमैटिकली 40 साल 45 साल उनके अंदर भरी गई है, ये कह के कि यार जब तक ये लोग रहेंगे तब तक हम पूरा इसराइल नहीं बना पाएंगे। और कहीं यहीं पे वो सम्मिलित आप शायद देख सकते हैं, इस तरह के विचार, अखंड भारत, ये जो इस तरह के खतरनाक विचारधारा नहीं होती जिसपे करोड़ों लोगों को मारने की बात करी जाती है, वो मेन आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जहां पे ऐसे ऐसी बातें आती है ना जिसका यथार्थ कोई लेना देना नहीं होता, वो खतरनाक है। ऐसी कोई बात करना जिसका रियलिटी के साथ कोई सामंजस्य नहीं होना, वो खतरनाक है। और रियलिटी को आगे या पीछे लेके जाते रहना, इसराइल उस रियलिटी को आगे लेके जाना चाहता है कि हम ग्रेटर इसराइल बना देंगे, और हिंदुस्तान उस रियलिटी को, हिंदुस्तान में कुछ लोग उसको पीछे लेके जाना चाहता है कि हम अखंड भारत बना देंगे। कैसे? कैसे? जब तक करोड़ों लोग मारे नहीं जाएंगे वो काम नहीं हो सकता। और इसलिए नहीं, वो इस विचारधारा के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं इस पे कि मेरा एक करोड़ों लोगों को सवाल। मारना भी ठीक है क्योंकि विचार इतना बड़ा है। ये विचारों की नहीं ताकत हिटलर ने खेली थी, और विचारों की ताकत खेलने से नुकसान होता है, क्योंकि विचार यथार्थ के साथ मैच करे या ना करे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यथार्थ विचारों से नहीं बना होगा, यथार्थ एक मैं बिल्कुल तो अलग सब्जेक्ट है। हमेशा ये जो अखंड भारत की बात करते हैं, मेरा उनसे एक ये हमेशा सवाल होता है कि जब आप अखंड भारत की बात करते हैं तो उस अखंड भारत में फिर बांग्लादेश के जमात इस्लामी वाले भी आएंगे, फिर उसमें पाकिस्तान के लश्कर तैयबा जैशे मोहम्मद वाले और ये अहले सुन्नत वल जमात वाले भी आएंगे, अभी जो फिर है वही उसमें बचा अफगान लेना। तालिब। ये जो नहीं, अपना उसमें फिर अभी है अफगान ना, इसको तालिबान भी बचा आएगा। ले, बहुत बड़ी जीत है। ये जो नहीं, जिसको उसमें फिर अभी अपन देख रहे हैं, ये भारत माता का जो वर्तमान स्वरूप है, ये भारत माता के वर्तमान स्वरूप को अपन बचा के ले जाए, ये अपनी पीढ़ी की बहुत बड़ी जीत है। ये सेम नक्शा हम अपने बच्चों को सौंप के और हाथ जोड़ लें, ये बहुत बड़ी जीत है। ये जो एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट नहीं होते, ये एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट हमेशा डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो एक तरह की एम्बिशन से उपजते हैं, जो एम्बिशन हमेशा पर्सनल रीजंस के अंदर बेस्ड होती है, जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू। इस बात का प्रमाण है कि बेंजामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क के एक रब्बाई ने सिस्टमैटिकली ग्रूम किया है 15 साल तक, ये कह कह के कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे, उसके बनने के बाद तुम लड़ाई करोगे, उसके बाद जो लड़ाई दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई होगी, उसके बाद तुम उस लड़ाई को जीतोगे, उस लड़ाई को जीतने के बाद तुम ही अगले मसाइया बन जाओगे क्योंकि तुम इसराइल को बचाओगे। 15 साल तक बेंजामिन नेतन्याहू का ब्रेन वॉश किया है एक रब्बाई ने न्यूयॉर्क में। इस बात की प्रमाण है, दुनिया भर के इंटेलिजेंस जानते हैं ये बात कि ऐसा हुआ है। अब इस तरह के जो लोग होते हैं, उनकी जो अपनी खुद की निजी महत्वाकांक्षा होती है, उनकी राष्ट्र की इच्छाओं से भी बड़ी हो जाती है। और वहां पे जाके उन लोगों के ऊपर कुछ दमन, उनके ऊपर कुछ शासन, उनका कुछ शमन होना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के लोग फिर वो लड़ाई शुरू कर जाते हैं जो वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल को करवा चुके हैं। अब वो उस लड़ाई को समेट नहीं सकते। उन्होंने शुरू तो करवा दिया अपने सनक के अंदर आके, अब वो खत्म तभी होगी जब इसराइल खत्म होगी। वो 2 स्टेट की जगह 1 स्टेट सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे लोग जो हिंदुस्तान की तरफ है, उनसे हमें बहुत ज्यादा आगाह रहना चाहिए और उनको चुप करना चाहिए, उनके ऊपर अनुशासन होना चाहिए। यार ये बेकार पने की बात करने का समय नहीं है, एक बहुत अच्छे ट्रैक पर हम चल रहे हैं, एक तरक्की का रास्ता है। उस तरीके के अंदर सबका साथ सबका विकास एक फिलोसफी है, वसुधैव कुटुंबकम है। हम दुनिया को एक नया मॉडल दे सकते हैं विकास का, एक दुनिया को नया मॉडल दे सकते हैं गवर्नेंस का, हम दुनिया को नया मॉडल दे सकते हैं जीवन जीने का, समाज चलाने का, परिवार चलाने का। लेकिन वो तब होगा जब समझदारी से काम। अगर ये विचारधारा संबंधी बड़े बड़ी बातें, उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ज्यादा दुश्मन क्रिएट कर देंगे बजाय ज्यादा दोस्त क्रिएट करने का। ये समय है जब एक एज ऑफ डिसइंटीग्रेशन दुनिया में आ चुकी है, चारों तरफ संस्थाएं और संगठन बिखर रहे हैं, समाजों का विघटन हो रहा है, अमेरिका नीचे जा रहा है, नेटो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एक चीन और रूस और ईरान तीनों तरफ से बढ़ रहे हैं, और हिंदुस्तान के ऊपर बहुत महत्व जिम्मेदारी है।
कि इस परिस्थिति के अंदर वो अपने इस रोल को स्वीकार करे, जिस रोल में वो दुनिया को नई लीडरशिप दे सके और वास्तव में एक विश्वगुरु बनने का एक अपनी जिम्मेदारी वहन करे। वो तब होगा जब समझदार लोग समझदारी से यथार्थ के आधार पे इस देश को आगे लेके जाएंगे और उसमें विचारधारा का बार बार छोकर नहीं लगाएंगे और आंखों के सामने अंधा मुलम्मा नहीं चढ़ाएंगे। भैया इसमें एक चीज ये भी तो है ना कि इंडियन स्टेट की इंक्लूडिंग द करंट गवर्नमेंट, भारत की जो सरकार है उसका तो बहुत स्टेटेड पॉलिसी है कि वो टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि इजराइल के पास राइट है, अगर उसके ऊपर आतंकवादी हमला होता है तो इजराइल के पास अधिकार है कि वो उसका जवाब दे, जवाबी कार्रवाई करे। लेकिन साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि भाई टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट जो है, पैलेस्टीनियन जो गवर्नमेंट है उसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनके पास अपनी जमीन होनी चाहिए, अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। पैलेस्टाइन नाम का जो स्टेट है वो तो मतलब कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जब भारत के प्रधानमंत्री वहां गए पैलेस्टाइन, तो वहां पैलेस्टाइन जाने के बाद उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड महमूद अब्बास ने दिया, वहां के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो सारा का सारा जो एक भारतीय जो राष्ट्र का या सरकार का जो स्टांस है, हम आखिर उस स्टांस के ऊपर क्यों नहीं होते हैं? और चलिए ठीक है, मैं कहता हूं टू स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा। अगर टू स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ इजराइल होना चाहिए, पैलेस्टाइन नहीं होना चाहिए, मैं उस पर भी एग्री कर जाता हूं। बट ये जो 50-60 लाख 80 लाख जो पैलेस्टीनियंस हैं, ये 80 लाख पैलेस्टीनियंस कहां जाएंगे? तो कहते हैं कि वो जॉर्डन जाए, 53 देश हैं, 53 इस्लामिक कंट्रीज हैं, कहीं चले जाएं। तो कोई भी इस्लामिक प्रयास तो कंट्री यही कर रहे हैं ना, अभी जो रफा तक उनको भेजा गया है, प्रयास रही है कि रफा के बाद वो सीधे इजिप्ट से जाए और ये पूरा जमीन इजराइल के कब्जे में आ जाए। प्रयास अभी भी जो राइट विंग है वो यही कर रही है कि हम किसी तरह से वो ग्रेटर इजराइल ये बना लें, लेकिन अब जो यथार्थ है वो ये डिक्टेट कर रहा है कि वो नहीं हो पाएगा। जॉर्डन ने और इजिप्ट में दोनों ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, क्योंकि हर बार यही होता था कि कॉन्फ्लिक्ट होता था, फिर बॉम्बिंग होती थी, एयर बॉम्बिंग, लोग भाग करके जॉर्डन और इजिप्ट जाते थे और उनके साथ बहुत सारे इजरायली मोसाद ऑपरेटर्स भी जाते थे और वहां जा करके फिर उनके साथ वो ऑपरेट करते थे और एक बड़ी पॉपुलेशन का चंक उठ करके पैलेस्टाइन से चला जाता था जॉर्डन और इजिप्ट। इस बार भी इसराइल का प्रयास तो यही है, लेकिन ऐसा होएगा नहीं, क्योंकि इस बार ना जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। और खासतौर से 7 अक्टूबर के बाद से जो इजराइल एक इनविंसिबिलिटी का नैरेटिव था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अरब स्ट्रीट में बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो इसलिए अभी जो व्यवस्था है उसमें किसी तरह से इजराइल एक शांतिपूर्वक सीज फायर करके और एक फेस सेविंग जेस्चर के तौर पे हमास और फतह का एक इंटीग्रेशन करवा के उससे अपना पॉलिटिकल अथॉरिटी सौंप दे तो श्रेयस्कर है, उसके अलावा और कोई समाधान दिख। एक जो स्ट्रीट्स के ऊपर जो नैरेटिव स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जो स्ट्रीट के ऊपर जो नैरेटिव चल रहा है, जो बातचीत चल रही है अमंग्स द मुस्लिम घेटोज कि 53 बहनों का इकलौता भाई ईरान, यानी कि 53 सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज उनको बहन बना दिया है और उनका एक भाई ईरान, यानी कि मर्द अगर कोई है इन 54 इस्लामिक कंट्रीज में तो वो एक ईरान है, बहुत ज्यादा बाकी गलत 53 नहीं है बहन। ये बात एक्चुअली, अगर आप ढंग से देखेंगे ना, एक निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव तरीके से वास्तव में उसे देखेंगे तो थोड़ी रोमांटिक जरूर है बात, लेकिन बात है बिल्कुल सही कि ईरान ने वो कर दिखाया जो असंभव था। और फिर जब मैं ये बात कहूंगा तो लोग मुझ पे अलग अलग तरह के आरोप लगाएंगे कि साहब पता नहीं क्यों ईरान के साथ इतनी सहमति रखते हैं, लेकिन ईरान ने वाकई पिछले 25 साल में नक्शा बदल दिया है दुनिया का। और ईरान ऑलरेडी रूस और चीन के साथ मिलकर एक नया तरह का वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने में अग्रसर है। मिडिल ईस्ट उसने ऑलरेडी नया बना दिया है और ये समय है कि हम भी इसराइल के साथ साथ ईरान के अपने संबंधों की तरफ ज्यादा फोकस रहें और ईरान के साथ हमारे जो सदियों से सांस्कृतिक संबंध है उन संबंधों के साथ एक नया चैप्टर शुरू करें और इसराइल के साथ जो अपनी दोस्ती है उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करें। ठीक है साहब, बहुत 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 धन्यवाद आपका, और आशा करते हैं आप जल्दी स्टूडियो आएंगे और आपके साथ हम एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद। जय मां, जय हिंद। जय हिंद।